नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद। आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, हम लोग आज से उसके प्री की तैयारी के लिए एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो ये एमसीक्यू होगा, ये जो सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं, उन आर्टिकल्स में से ये एमसीक्यू बनाए जाएंगे। देखो, इससे फायदा ये होगा कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देखो, यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के, यदि उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ना हो, कॉन्सेप्ट ना पता हो, तो उसमें हमें लगता ऐसा ही है कि उसमें भाई 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो हम यहाँ पर इस सीरीज में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट होता है, जो नॉलेज होती है, उसके बारे में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या है, और उसके ऊपर जो एमसीक्यू बन सकता है, उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे, और आप लोग भी इसमें उसका आंसर दे सकते हैं। देखो, सबसे पहला जो द हिंदू का एक आज आर्टिकल आया है कि वॉइस वोट एज कॉन्स्टिट्यूशनल सब्टरफ्यूज। मतलब ये है कि जो वॉइस वोट के थ्रू जो भी बिल को पास करा लिया जाता है पार्लियामेंट में, वो एक छल है। तो इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखा गया है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें 4 ऑप्शन है, आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में आप लोग कैसे सही कर सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है कि 42वां संविधान संशोधन को जनता दल की सरकार ने इसलिए वापस नहीं कर पाई क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस बहुमत में थी। दूसरा ऑप्शन है कि 64वां संवैधानिक संशोधन बिल राजीव गांधी के समय पर लाया गया था, जो कि पंचायती राज पर था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। और थर्ड ऑप्शन है आधार बिल हो, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी जो को मनी बिल के रूप में पास कराया गया था। और फोर्थ है कि राज्यसभा में जो वोटिंग और डिवीजन है, इनके 3 टाइप्स है। अब देखो, यदि डीप नॉलेज नहीं होगी तो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, उसको आप लोग कैसे कर पाओगे। और जो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनको डीप से पढ़ना पड़ेगा, और उनका जो हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये, हम पहले आर्टिकल के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर उस क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, फिर आप लोग देखना कि आप लोग उस पर कितना आप लोग आंसर सही कर पाते हो। देखो, वॉइस वोट एज कॉन्स्टिट्यूशनल सब्टरफ्यूज। देखो, ये क्या हुआ, कर्नाटका में एक न्यूज है कि द कर्नाटका में कि द कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल, जो कि पास्ड कराया गया 8 फेब को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल आसानी से तो पास हो गया, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जहां पर कांग्रेस और जनता दल का बहुमत था, मेजॉरिटी थी, वहां पर इस बिल को पास कराया गया वॉइस वोट के थ्रू, जहां पर ये बोल दिया गया कि ये जो बिल है, जो मेंबर्स हैं वहां के, वॉइस वोट के थ्रू इसको बिल को पास करा लिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल से, मतलब विधान परिषद से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होता है कि जब चाहे जैसे फार्म बिल हो गया, जो अभी कृषि कानून था, इस पर भी ऐसा ही एक हुआ था, जिसमें राज्यसभा में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जो वो बिल था उसको पास कराया गया था। अब देखो, यहाँ पर इस बिल के बारे में यदि बात करें, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो वॉइस वोट है, इसके थ्रू जो बिल को पास कराया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से सही नहीं है भाई। यदि यही हो तो सेंटर में राज्यसभा और स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद की जरूरत ही क्या है। राज्यसभा और विधान परिषद बनाई इसीलिए गया है ताकि, देखो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसमें गवर्नमेंट का मेजॉरिटी होता है। तो यदि सोचो कि यदि गवर्नमेंट जो है बहुमत में है, तो जो वो बिल पास कर रही है उसका स्क्रूटनी, उसकी जांच अच्छी तरीके से राज्यसभा में किया जा सके,
जो डिक्टेटरशिप है, जो तानाशाही है, मेजोरिटी हो जाने के बाद वो चीज ज्यादा हावी ना हो सके, इसके लिए राज्यसभा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता रहा है। जैसे आधार कार्ड, कुछ बिल हो गए, जैसे आधार कार्ड हो गए, और इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड हो गए, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन ऑफ फॉरेन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ये बिल हो गया, और ओवरहॉल ऑफ द लीगल रिजीम रिलेटिंग टू द ट्रिब्यूनल। ये सब सारे ऐसी चीजें हैं जिनको मनी बिल के रूप में पास करा लिया गया। और यहाँ पर ये चीजें देखने की जरूरत है कि क्या राज्यसभा, यदि मनी बिल पे क्या होता है कि उसमें राज्यसभा की जो पावर होती है लोकसभा के बराबर नहीं होती है। वहां पर मनी बिल को राज्यसभा में उसको खारिज नहीं किया जा सकता, मनी बिल को वहां से रिपील नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो मनी बिल होता है उसका डिस्कशन तो हो सकता है, लेकिन मनी बिल को खारिज करना राज्यसभा के बस में नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे जो बिल होते हैं उनको मनी बिल के रूप में पास करा लिया जाता है, जहां पर प्रॉपर तरीके से राज्यसभा का उतना कोई हाथ नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में कहा था कि ये एक फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब उन्होंने इसको गलत तो नहीं बोला कि हाँ भाई आप ऐसे बिल को पास नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद यहाँ पर जो राज्यसभा का रोल होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो तानाशाही है, जो डिक्टेटरशिप है, ये ज्यादा हावी ना हो पाए कॉन्स्टिट्यूशन पर, पब्लिक पर, इसलिए ये चीजें राज्यसभा, इसकी जो स्क्रूटनी होता है बिल की, वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। देखो यहाँ पर यदि राज्यसभा की बात करें तो जो 42वां संविधान संशोधन था उसको रिपील नहीं किया गया था, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस की मेजॉरिटी थी हार जाने के बाद भी लोकसभा में। उसके बाद क्या हुआ कि जो 64th अमेंडमेंट है, 64वां संविधान संशोधन है, जो कि पंचायती राज के ऊपर था, और ये राजीव गांधी जी के समय पर आया था, और इसको राज्यसभा में ही खारिज कर दिया गया था। और जब राज्यसभा में इसको खारिज कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा की पावर यहाँ पे दिख रही है, राज्यसभा का रोल भी दिख रहा है। तो इसलिए, और देखो उस टाइम पे जो राजीव गांधी थे उस टाइम पे वो मेजोरिटी में थे लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में मेजोरिटी होने के बावजूद राज्यसभा में इस बिल को खारिज कर दिया गया, और ये कोई भी अमेंडमेंट इसमें नहीं हो पाया। और ये सब, और देखो यहाँ पे द्विसदन होने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, ताकि कोई भी चीजें उसको बाईपास ना किया जा सके, किसी भी लॉ को आंख मूंद कर। तो इसलिए हमें ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी होगी। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को, मुझे लगता है कि आर्टिकल कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे थोड़ा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं कि किस टाइप से आ सकता है। जैसे पहला है कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें कौन सा सही है, आप लोग जल्दी से टिक कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे पहला है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 42वां संविधान संशोधन को जनता दल की सरकार ने इसलिए वापस नहीं कर पाई क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस बहुमत में थी। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। सेकेंड है, 64वां संविधानिक संशोधन बिल राजीव गांधी के समय पर लाया गया था, जो कि पंचायती राज पर था, लेकिन पास नहीं हो सका, मतलब ये भी सही है। और आधार बिल, इलेक्टोरल बॉन्ड को मनी बिल के रूप में पास कराया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा में वोटिंग और डिवीजन के 3 प्रकार हैं, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि राज्यसभा में वोटिंग और डिवीजन के टोटल 4th टाइप है, और इसका मतलब ये है कि इसमें जो ऑप्शन 3 है, 1, 2 और 3, ये हमारा सही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट पर होते हैं, फैक्चुअल कम होगा थोड़ा बहुत, लेकिन कॉन्सेप्ट पे होंगे, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। और देखो हमने एमसीक्यू इसलिए लिया है ताकि आप लोग इसका अच्छे से एनालिसिस करके इन जो आर्टिकल्स हैं उनमें जो जिस टाइप के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ सके। देखो सेकंड देखते हैं, दूसरा है, देखो 15th फाइनेंस कमीशन, ये पीटीआई की एक पीआईबी की एक रिपोर्ट आर्टिकल है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 2021-22 से 2025-26 तक के लिए।
देखते हैं इस पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें पहला है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने यह सिफारिश की कि डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में 41% शेयर और 2.5 करोड़ 2.5 यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया है, 2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगले 5 सालों में 17 स्टेट को दिया जाएगा और सरकार ने ये मान लिया है। सेकेंड है 15th फाइनेंस कमीशन को नवंबर 2017 में बनाया गया था, जिसके चेयरमैन एन.के. सिंह है। और थर्ड ऑप्शन है 14th फाइनेंस कमीशन को फॉर्मर आरबीआई गवर्नर के चेयरमैनशिप में बनाई गई, जिसका कार्यालय 1 अप्रैल 2015 से मार्च 31 2020 तक है। और फोर्थ है आर्टिकल 280 में प्रेसिडेंट को 5 सालों के लिए फाइनेंस कमीशन बनाने की बात कही गई है। इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर है वो है फोर्थ, मतलब इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। तो ये आप लोग अच्छे से इसको रिमाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन है, ये देखो अभी एक हाल की ही न्यूज है, आप लोग ये देख सकते हैं, द हिंदू का एक आर्टिकल है, तेलंगाना अचीव्स 100% टैप वाटर कनेक्शंस टू स्कूल। तो हम देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि तेलंगाना ने स्कूलों के लिए 100% प्रकार के जल कनेक्शन हासिल कर लिए हैं। सेकंड ऑप्शन है फरवरी 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 बिल भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें 10 जिले शामिल थे। थर्ड ऑप्शन है पृथक तेलंगाना राज्य के लिए पहला अभियान वसुधैया ने शुरू किया था। और फोर्थ ऑप्शन है न्यायमूर्ति हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला उसमें चीफ जस्टिस के रूप में बनाया गया है। तो इसके कौन से ऑप्शन सही हैं आप लोग इसमें बता सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है लास्ट के सभी सही है, इसमें जो चारों ऑप्शन इसके सही हैं, फर्स्ट हो सेकेंड हो थर्ड हो, इसके सारे ऑप्शन सही हैं। तो पहली अभी हाल की न्यूज है कि जो हिमा कोहली है इनको फर्स्ट सीजीआई बनाया गया है तेलंगाना उच्च न्यायालय का। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या हुआ है कि जो मंगल ग्रह अभी आप लोगों ने देखा कि नासा का एक जो रोवर है वहां पर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा है, तो उसके अकॉर्डिंग पे हम देखते हैं कि यूपीएससी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान वाइकिंग फर्स्ट मंगल ग्रह की जांच करने और जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए मार्सियन मतलब कि मंगल की सतह और वातावरण का अध्ययन करते थे। ये फर्स्ट पॉइंट है, मतलब वहां पे जो वाइकिंग फर्स्ट था इसका जो मिशन था वहां पे जीवन के संकेतों की जांच करने के लिए किया गया था। ठीक है, और देखो सेकंड ऑप्शन है फीनिक्स मार्स लैंडर मार्टियन आर्कटिक, वहां में पानी के इतिहास का अध्ययन करने वाले थे, मतलब पहली बार मंगल ग्रह पर पानी खोजा गया था 2007 में। और ये आपको ये बताना है कि ये फीनिक्स मार्स लैंडर मार्टियन इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा किया गया था या नहीं। तो थर्ड ऑप्शन है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, 24 सितंबर 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा है और एक अंतरिक्षयान है, यह एक अंतरिक्षयान है और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। और फोर्थ ऑप्शन है जो नासा का मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है अमेरिकी राज्य में। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन सा सही है। तो इसके जो ऑप्शन ये देखो यहाँ पे जो इसका जो नासा का मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है अमेरिका में, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों क्या हैं सही हैं। तो ये जो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि ये उसका एक आउटकट है नासा का, और यहाँ पे लिखा हुआ है फोनिक्स मार्स लैंडर, और इसके बारे में लिखा हुआ है इसका जो लॉन्च है ये 4 अगस्त 2007 को हुआ था और 25 में 2008 को ये लैंड हुआ था मार्स पे। और यहाँ पे आप लोग ये पूरा पढ़ सकते हैं और नीचे लिखा हुआ फर्स्ट टाइम वाटर टच्ड एंड टेस्टेड ऑन मार्स। तो ये आज की वीडियो है, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते